बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है। सीबीआई ने लालू यादव से जुड़े 17 ठिकानों पर छापे मारे हैं। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई का छापा पड़ा है। बताया जा रहा है कि लालू यादव के अलावा और राबड़ी देवी के अलावा बेटी मीसा भारती के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। सीबीआई की रेड बिहार और दिल्ली में 17 जगहों पर जारी है। एक टीम राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर भी पहुंची है। सीबीआई की इस टीम में 10 लोग शामिल हैं, जिसमें महिला और पुरुष अधिकारी दोनों ही शामिल हैं। इस दौरान आवास में किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। टीम दस्तावेजों को खंगाल रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों पर ये छापेमारी की है। आरोप है कि चारा घोटाला मामले में जमानत मिलने के कुछ हफ्ते बाद लालू प्रसाद यादव पर यूपीए सरकार में रेल मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर भ्रष्टाचार का एक नया मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने लालू और उनकी बेटी के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान भर्तियों में कथित अनियमितताओं के लिए नए सिरे से केस दर्ज किया है, जिसके तहत सीबीआई ने ये एक्शन लिया है और जिसके तहत लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी जारी है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान अब जेल से रिहा हो गए हैं। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत 19 मई को मिली थी, जिसके बाद वो सीतापुर जेल से रिहा हो गए। आजम खान की रिहाई को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय के नए मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वो सभी झूठे मामलों मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर सपा के कई मुस्लिम नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है। दरअसल आजम खान की जमानत को लेकर समाजवादी पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया था और कहा था कि अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते कि वो जेल से बाहर आए, जिसके बाद से इस सपा कुनबे में आजम खान की जमानत को लेकर बगावती सुर फूटने लगे थे। तब अखिलेश यादव ने कहा था कि सपा पूरी तरह से आजम खान के साथ है। आपको बता दें कि आजम खान पिछले 27 महीने से सीतापुर जेल में बंद थे। उन्हें इससे पहले 88 मामलों में जमानत मिल गई थी। अब उन्हें 89वें मामले में जमानत मिल गई है और वो जेल से रिहा हो गए। आजम खान को जेल से लेने के लिए उनके दोनों बेटे अब्दुल्ला आजम, अदीम आजम के साथ शिवपाल यादव भी पहुंचे थे। इस दौरान जेल के बाहर भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हालांकि आजम खान को अदालत के सामने नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल करनी होगी। अंतरिम जमानत नियमित जमानत तय होने तक जारी रहेगी। रोड रेस के मामले में फंसे नवजोत सिंह सिद्धू को अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सिद्धू की सरेंडर से राहत की अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सिद्धू ने सरेंडर से राहत की अर्जी पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत नहीं दी है। आपको बता दें, सिद्धू को आज पटियाला कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन अब उन्होंने हेल्थ प्रॉब्लम का हवाला देते हुए इसके लिए समय मांगा था। वहीं सिद्धू की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए बेंच की तरफ से कहा गया कि इसे चीफ जस्टिस की बेंच के सामने रखा जाए। चीफ जस्टिस के पास सिद्धू के वकील ने इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की, लेकिन चीफ जस्टिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। सिद्धू को अब कोर्ट में सरेंडर करना होगा, नहीं तो पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेस मामले में सिद्धू को गुरुवार को 1 साल की सजा सुनाई थी। इसके लिए उन्हें आज सरेंडर करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पटियाला कोर्ट में सिद्धू को आज सरेंडर करना होगा। आपको बता दें कि सिद्धू और उनके सहयोगी रुपिंदर सिंह संधू 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में शेरावाला गेट क्रॉसिंग के पास एक सड़क के बीच में खड़ी एक जिप्सी में थे। उस समय गुरनाम सिंह और 2 अन्य लोग पैसे निकालने के लिए बैंक जा रहे थे। जब वो चौराहे पर पहुंचे तो मारुति कार चला रहे गुरनाम सिंह ने जिप्सी को सड़क के बीच में पाया और सिद्धू और संधू को इसे हटाने के लिए कहा। इस दौरान दोनों पक्षों में बहस हो गई, बात हाथापाई तक पहुंच गई। गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सितंबर 1999 में निचली अदालत ने सिद्धू को हत्या के आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने फैसले को पलट दिया और दिसंबर 2006 में सिद्धू और संधू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया। उन्हें 3 साल की सजा हुई थी और उन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।
जयपुर में इन दिनों बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। 3 दिवसीय इस बैठक के दूसरे दिन पीएम मोदी भी शामिल हुए। आपको बता दें, पीएम मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का समय भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। बीजेपी के प्रति विशेष स्नेह, विश्वास और उम्मीद से देख रही है। देश की जनता की आकांक्षा और उम्मीद हमारा दायित्व और बढ़ा देती है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के 75वें साल के मौके पर अगले 25 सालों के लक्ष्य तय करके उनके लिए निरंतर काम करने का समय है। देश के लोगों की उम्मीदें हैं जो हमें पूरी करनी है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं वो देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौती को परास्त करना है और विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उन्होंने आगे कहा कि हमें अगर सत्ता भोग ही करना होता तो भारत जैसे विशाल देश में कोई भी सोच सकता है कि इतना सारा मिल गया, अब तो बैठो, लेकिन हमें ये रास्ता मंजूर नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मूल लक्ष्य भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाना है जिसका सपना देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों ने देखा था। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में देश जिन बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहा है, तब हमें कुछ बातें और भी याद रखनी जरूरी है। भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते हमें चैन से बैठने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। यूं तो दुनिया कहेगी और सच्चाई भी है, क्या देश के 18 राज्यों में भाजपा की सरकार है, 1300 से अधिक विधायक हो, 400 से अधिक सांसद हो, राज्यसभा में भी वर्षों के बाद कोई दल 100 के आंकड़े को छूने जा रहा है, वो नसीब भी भाजपा को मिला है। यानी ये सारी सफलताओं को जब सामने देखते हैं तो स्वाभाविक मन करेगा यार बहुत हो गया। लेकिन साथियों, हमें सत्ता भोग ही करना होता तो भारत जैसे विशाल देश में कोई भी सोच सकता है कि अरे भाई इतना सारा मिल गया, इतना सारा प्राप्त कर लिया, अरे अब तो बैठो आराम करो, चलो यार। जी नहीं, वो रास्ता हमारे लिए नहीं है, वो रास्ता हमें मंजूर नहीं है। और जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी पार्टी के लिए जीवन खपाया है, उन्होंने हमें आराम करने की इजाजत नहीं दी है और इसलिए आराम तो नहीं करना है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं जब भी कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, उनसे बहुत कुछ जानने को मिलता है। कार्यकर्ताओं के द्वारा जो जानकारी मिलती है वो बेहद ही सटीक जानकारी होती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब ठीक नहीं हो पाता तो बीमारी से बनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है। वो सोचता है कि किसी भी तरह दिन कट जाए, ऐसे ही जिंदगी गुजर जाएगी। कभी कभी राष्ट्र के जीवन में भी ऐसा होता है जब लोगों की सोच मजबूरन ऐसी हो गई थी कि अब कोई सहारा नहीं, बस इसी तरह समय निकाल दिया जाए और जिंदगी गुजर जाए। न सरकारों से कोई अपेक्षा बची थी और न ही सरकार कोई जिम्मेदारी समझती थी। वही आज निराशा नहीं, आशा और अपेक्षा का युग है। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान का हर नागरिक नतीजे चाहता है, सरकारों को काम करते हुए देखना चाहता है, अपनी आंखों के सामने परिणाम देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि मैं इसे जनमानस में आया सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज मानता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि इससे निश्चित रूप से सरकारों की जवाबदेही भी बढ़ती है, जन जागृति अनिवार्य रूप से काम करने के लिए प्रेरित भी करती है और दबाव भी बनाती है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों की बढ़ती हुई आकांक्षा में मैं देश के उज्जवल भविष्य को देख रहा हूँ। देश में कोरोना से जंग अब भी जारी है। पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। देश में कोरोना के हालात फिलहाल स्थिर हैं। जहां देश में कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे थे, वहीं अब पिछले कुछ दिनों से रोजाना तकरीबन
2000 नए मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़ों को देखें तो कोविड-19 के नए केसों में 4.4% की कमी आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2259 नए मामले सामने आए हैं। नए मामले बढ़ने के साथ ही देश में अब कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,31,31,822 हो गई है। वहीं 20 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,323 हो गई है। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद अब देश भर में कुल एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 15,044 हो चुकी है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 375 एक्टिव मरीज कम हुए हैं। वहीं 2,614 लोगों ने कोरोना को मात दी है। ऐसे में कुल ठीक होने वालों की संख्या 4,25,92,455 हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले 19 मई को कोरोना के करीब 2,364 कोरोना केस सामने आए थे। एक दिन पहले के मामलों से तुलना करें तो आज मामूली गिरावट देखी गई है। हालांकि मौत का आंकड़ा बढ़ा है। 19 मई को कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई थी, जो एक दिन बाद बढ़कर 2 गुनी हो गई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जो सभी के लिए एक राहत है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय और हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग लगातार जनता से सचेत रहने की गुजारिश कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए देश भर में तेजी से वैक्सीनेशन भी जारी है। गुरुवार को देश के अलग अलग राज्यों में तकरीबन 15,12,766 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई। इससे देश में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या बढ़कर 191,96,32,518 हो गई है। अब सभी लोगों को कोरोना की तीसरी यानी कि बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इसे लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि दूसरी डोज लगाने के 9 महीने बाद आप कोरोना की बूस्टर डोज ले सकते हैं। वहीं देश में 12 साल से ऊपर के सभी उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक देने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। ये कह सकते हैं कि सरकार के कोरोना वैक्सीनेशन का ही कमाल है कि कोरोना केसों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।